दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। 10 अगस्त 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए तमाम जानकारी हमेशा की तरह यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। अच्छा, पिछला क्लास अगर आप लोगों का छूटा हुआ तो टाइम निकाल के उसे जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लेकर रामबाण है। ध्यान इस बात का रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत करें उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि बिहार के अगले मुख्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, जो 1 सितंबर 2025 को अमृतलाल मीणा जब 31 अगस्त को खास करके सेवानिवृत्त होंगे उनके बाद पदभार ग्रहण करेंगे। 1 सितंबर 2025 को राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रत्यय अमृत। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया है। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले ये ध्यान आप लोग रखेंगे, आप लोगों के डिमांड पे बीपीएससी मेंस करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो लॉन्च अब हो चुका है। और आप में से जितने भी अभ्यर्थी 71वीं बीपीएससी या फिर 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बीपीएससी मेंस को लेकर करंट अफेयर्स हम करवाने वाले हैं। साथ ही साथ अभी इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर ये भी देखने को मिलेगा कि पिछले 5-6 वर्षों में या फिर पिछले 5-6 अगर हम बीपीएससी मेंस एग्जाम की बात करें तो उसका भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कंप्लीट यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स को लेकर एक करंट अफेयर्स की कोर्स चलती है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है। तो अवसर यहां पर यह है कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर जो अभी ऑफर आई थी ये आज समाप्त हो रही है। और ध्यान रखिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा राखी, और एप्लीकेशन पे तमाम कोर्स, टेस्ट सीरीज आदि में आप 50% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न आपके बीच है कि बिहार की सबसे कम उम्र की और 2 बार निर्वाचित मुखिया, जिन्हें अभी 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर या फिर जो लाल किले पर, यहाँ पर जिन्हें नहीं बल्कि यहाँ पर जो होना चाहिए था, जो 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित होंगी, उनका नाम क्या है। दरअसल इन्हें अभी हाल ही में आमंत्रण मिला है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी से मिलने का भी सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। आपको बता दूं इनका नाम यहां पर है पूजा कुमारी। जो विकल्प आपको दिख रहा है विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये कहां की रहने वाली है तो ध्यान रखिएगा, गया जिले की एक्चुअली में ये रहने वाली है। अब यहां पर इनसे संबंधित और भी कई चीजों की हम चर्चा करेंगे। एक्सप्लेनेशन में वो चीजें यहां पर हमने आपके बीच रखा है। सबसे पहले इन्हें आप यहां पर इस तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। एक तो नाम ये पूछा जाएगा और किस जिले की या फिर किस पंचायत की मुखिया है। एक्चुअली गया जिले में एक जगह है या फिर एक पंचायत है, गरारी पंचायत। आप में से हो सकता है कुछ लोग यहां से हों, जरूर इन्हें जानते होंगे। तो गरारी पंचायत के मुखिया है। और ये जो स्टोरी है इनके मतलब खास करके मुखिया बनने को लेकर जो प्रोसेस है, जो चुनाव है, इसमें थोड़ा एक जानकारी यहाँ पर जो आपके बीच हमने रखा है, देखिएगा कितना मतलब यहाँ पर तकलीफ देने वाली बात है। 2021 में मात्र 20 साल की उम्र में, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जब थी, वो खास करके यहाँ पर पंचायत स्तर पर जो मुखिया चुनाव होता है ये चुनाव लड़ी थी। और आपको ध्यान रखना है कि वो जीत भी गए थे। जो वहां पर जो इनके विपक्ष में थे, इनसे लगभग दोगुनी आयु के हैं और उन्होंने मतलब उन्हें हरा दिया। मतलब बात कर रहे हैं पूजा कुमारी की। लेकिन यहाँ पर मामला ये हुआ कि न्यूनतम आयु जो होती है खास करके मुखिया बनने को लेकर, ग्राम पंचायत प्रमुख बनने को लेकर, यहाँ पर हमने लिखा है न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए या फिर इससे अधिक। तो ये पूरा नहीं हुआ था, 20 वर्ष के लगभग इनकी उम्र थी। तो इस वजह से चुनाव का जो परिणाम था वो रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर दिसंबर 2023 में जब उम्र सीमा इनकी पूरी हुई, उसके बाद उपचुनाव यहाँ पर आयोजित हुआ था। तो वहां पर उपचुनाव में ये जीत हासिल की और ये दोबारा था, लगातार था जो यहाँ पर इन्होंने जीत की थी और कई सारे कार्य भी किए। और इसी चीज को लेकर आपको ध्यान रखना है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और बहुत सारे लोग जानते हैं, मीडिया में भी बहुत सुर्खियों में रहे थे। और आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री मोदी से लाल किले पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, वहां पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में ये बिहार की सबसे कम उम्र की और 2 बार निर्वाचित होने वाली मुखिया है। यहाँ पर यह चीज ध्यान रखें, जो एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत है। तो ये चीजें जो आपके बीच हमने रखा है,
इसको विशेष रूप से ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, ऐसी ही जानकारी सविता देवी को लेकर हमने आई थिंक 2 क्लास पहले आपको दिया था। आइए एक नजर उसे भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर डिनर पर आमंत्रित हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष, या फिर बोल सकते हैं उनकी एक गेस्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सविता देवी जो मसौड़ी पटना की रहने वाली है, जो इन एक्चुअली यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल वे एक विधवा महिला। हमने आपको बताया था शुरुआत में वो कच्चे मकान रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 और शहरी वाला, जो शहरी और ग्रामीण है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें शहरी वर्ग में, तो उसका लाभ उठाते हुए उन्होंने पक्का मकान बनाया था। और इतना ही नहीं, यहां पर शहरी गरीबों को लाभ दिलाने के लिए उन्होंने इस योजना को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इसी चीज को मान्यता देते हुए अभी हाल ही में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आपको ध्यान रखना, शाम में अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि 15 अगस्त की शाम को वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अतिथि है, मेहमान है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, एक प्रकार से ये राष्ट्रीय सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल जो खबरों में है आपके समक्ष यहाँ पर रखा है, और इन सारी चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न के रूप में। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इस तरह के प्रश्न कई दफा हम आपको बतला चुके हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अगस्त 2025 का है। इस रिपोर्ट के आधार पर कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 11वीं बार देश में शीर्ष स्थान पर आया है। अच्छा, इस रिपोर्ट के आधार पर अपना बिहार इसमें शीर्ष स्थान पर है। जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर जो मरीजों को अब मुफ्त में जो दवा उपलब्ध कराई जाती है, इसको लेकर यह रिपोर्ट है, और ऐसे में शीर्ष स्थान पर रहा बिहार। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, वो चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है कि बिहार जो है पहले स्थान पर है 82.13 अंक के साथ, और ब्रैकेट में हमने लिखा लगातार 11वां महीना है। ये रिपोर्ट हर मंथ आती है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। हालांकि राजस्थान लंबे समय तक पहले स्थान पर रहा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ यहाँ पर 11 महीने से ये दूसरे स्थान पर है 78.61 अंक के साथ। वहीं पर पंजाब की बात करें तो 73.28 अंक के साथ ये तीसरे स्थान पर है। तो 3 राज्य हैं, बिहार, राजस्थान और पंजाब, क्रमशः टॉप 3 में शामिल। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वही सारी चीजें यहाँ पर हमने लिखा है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अभी रिपोर्ट जारी हुई है ड्रग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, इसमें आपको ध्यान रखना है रैंकिंग में लगातार 11वीं बार बिहार है। ठीक है, और ये बिहार में खास करके जो रैंकिंग में मतलब जो सुधार हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग और समय पर आपूर्ति। देखिए ये चीजें फिलहाल जो कही जा रही है, जो रिपोर्ट में कही है, और जमीनी स्तर पर ये कितना सत्य है वो यहाँ पर मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि रिपोर्ट ये कहती है और यही हमें ध्यान रखना है। और जमीनी स्तर पे क्या चीज हो रही है उसको मान्यता नहीं दिया जाता है। एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा तो रिपोर्ट के आधार पर ही आपको आंसर करना है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले एक किसी ने कॉल किया था, बात हो रही थी हमारी, और उन्होंने बोला कि सर अभी जो खास करके लिंगानुपात दर है बिहार में वो पहले से चेंज हो चुका है। तो चेंज अगर हुआ है, कोई रिपोर्ट के द्वारा मतलब सामने आई है, तो वो रिपोर्ट अगर एग्जाम में प्रश्न में मेंशन हो तो उसके आधार पर आंसर कीजिएगा। जैसे 2011 की जनगणना से संबंधित अगर पूछता है तो वो चीजें वहां पर मेंशन होगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर लिंगानुपात कितना रहा, या फिर कौन सा जिला आगे कौन सा जिला पीछे रहा, ये चीजें वहां पर मेंशन रहेगी। उसी के आधार पर आपको आंसर करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हुआ है, कहां से ये डेटा निकल कर आया है, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो उससे बचेगा। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न बनता है तो बहुत सारे संस्था से होते हैं जारी करते हैं, तो वहां पर वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संस्था का नाम। चलिए, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AICT इंडेक्स 2025 में भारत के किस शहर को देश में प्रथम स्थान मिला है या फिर प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा यहाँ पर बेंगलुरु, जो टेक हब है बेंगलुरु, इसे इसमें प्रथम स्थान मिला है। आपको ध्यान रखना, वैश्विक स्तर पर भी ये रैंकिंग यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। देखिए, बेंगलुरु को ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, और अगर बेंगलुरु की वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं तो 26वीं रैंक है, यानी कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 26वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया है काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा यह जारी किया गया, जिसमें विश्व भर के 100 शहरों की AI अनुसंधान, नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीति समर्थन के आधार पर यह रैंकिंग जारी हुई है।
मूलतः बात यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट जो आई है, जो रैंकिंग आई है, किसके द्वारा आई है, ये चीज ध्यान रखिए। भारत में प्रथम स्थान पर रहा है बेंगलुरु। हालांकि इस रिपोर्ट में टॉप 100 की जो बात हो रही है, भारत के 4 शहर इसमें शामिल हैं। यहां पर वो चीजें हमने लिखा है कि इस रिपोर्ट में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया, जिनमें आपको ध्यान रखना है, एक तो 26वें स्थान पर रहा बेंगलुरु, इसके बाद आपको ध्यान रखना है 69वां पे पुणे, 72वां पे हैदराबाद और 77वें स्थान पर रहा दिल्ली। लेकिन एक बात यह भी समझना है कि ओवरऑल इस रैंकिंग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन सा शहर रहा है, वो यहां पर इमेज में आपके बीच हमने रखा है। सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर, और सियोल जो है ये आपको ध्यान रखना है दूसरे स्थान पर, और बीजिंग रहा इसमें तीसरे स्थान पर, जबकि चौथे स्थान पर दुबई और 5वें स्थान पर रहा सैन फ्रांसिस्को। तो ये चीजें फिलहाल इस इंडेक्स को लेकर आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि यहां पर इससे संबंधित इतनी जानकारी पर्याप्त है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत में जो शीर्ष 4 शहर है वो यहाँ पर बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार अपनी स्वतंत्र राज्य शिक्षा नीति यानी कि स्टेट एजुकेशन पॉलिसी अर्थात SEP लागू किया है या फिर लॉन्च किया है। एक तो होता है NEP, अब यहां पर बात हो रही है SEP की। तो अभी हाल ही में ये एक बड़ा खबर है, ध्यान रखिएगा। मामला बहुत पहले से गंभीर थी, मतलब बातें चल रही थी, विवाद भी था इसमें कुछ। फिलहाल यहाँ पर राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर डी, भाषा को लेकर। एक्चुअली में आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया से अगर परिचित हैं, आप लोग देखते रहते होंगे, भाषा को लेकर बहुत सारे विवाद यहाँ पर हो रही है। तो फिलहाल राइट आंसर होगा तमिलनाडु। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में हमसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, तमिलनाडु जो है देश का पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अभी हाल ही में लागू न करते हुए स्वतंत्र राज्य शिक्षा नीति यानी कि स्टेट एजुकेशन पॉलिसी अर्थात SEP को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु सरकार इसके लिए एक विशेष या फिर विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अभी हाल ही में ये नीति बनाई गई है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलकर सामने आ सकती है। एक तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं कि मेंस का एक शानदार प्रश्न यहाँ से मेरे दिमाग में आ रहा है, वो चीजें हम कोर्स में आपको एप्लीकेशन पे करवाएंगे और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हर हाल में मुझे दिख रहा है कि बन सकता है। अच्छा, ये जो नीति अभी हाल ही में जारी हुई है, इस नीति का उद्देश्य क्या है, विशेषतः आपको ध्यान रखना है भाषाई आधार पर, जो अभी एक्चुअली हम बोल रहे थे। तो भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, वैज्ञानिक और व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था विकसित करना इसका एक मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को न लागू करते हुए अभी खुद की स्वतंत्र, बोल सकते हैं स्वतंत्र राज्य शिक्षा नीति यानी कि स्टेट एजुकेशन पॉलिसी ये लागू की है। और ऐसे में चूंकि चर्चा यहां पर अगर हम कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, तो चूंकि ये खबरों में है 29 जुलाई को 2020 में ये लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या फिर से मंजूरी दिया गया था, और ये अपनी तरह का तीसरा शिक्षा नीति है। इससे पहले अगर हम देखें तो पहली शिक्षा नीति 1968 में, फिर 1986, तो इन दोनों के बाद ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इतना आई होप यहां पर क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सभी प्रश्न जो यहां पर हम आपको करवाते हैं 2023 से अब तक का, और आगे आपको मिलता रहेगा, सभी का डेली बेसिस पर एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है और वो बिल्कुल फ्री होता है। एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर टेस्ट करके, क्विज करके एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर जाके वहां पर डेली टेस्ट देकर अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। चलिए, 5वां प्रश्न है कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये किस देश में हुआ है, जहां पर भारत ने इस प्रतियोगिता में 9 पदक जीता है। हालांकि यहां पर, अच्छा एक हिंट, यहां पर ये जो यहां पर पदक हमने दिया है, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर एक गड़बड़ हो गया, ये एक्चुअली यहां पर नहीं देना था। चलिए, यहां पर 9 पदक इसमें हमें दिख रहा है, तो राइट आंसर ग्रीस ही हो जाएगा। एथेंस में ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रकार से हिंट आपको मिल जा रहा था, क्योंकि यहां पर 9 पदक हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। ये गलती यहां पर हुआ है, लेकिन फिलहाल राइट जो आंसर यह है ग्रीस। लेकिन कोई और विकल्प में 9 पदक रहता तो यहां पर कंफ्यूजन बढ़ जाता, मान लीजिए सभी में 9 रहता तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता। ठीक है, तो अभी हाल ही में ग्रीस में आयोजित हुआ है अंडर 17 वर्ग वाला, और 28 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी। 3 अगस्त को यह संपन्न हुआ, एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ था, और अभी हाल ही में ये चीजें खबरों में आई है। और यहाँ पर वो कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं पदक तालिकाओं को लेकर। देखिए, भारतीय पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में 4 गोल्ड,
4 सिल्वर और 1 कांस्य, यानी कि 4 4 8 1 9, कुल मिला के 9 पदक जीता। और पदक तालिका में आपको ध्यान रखना है 7वां स्थान हासिल किया है। ये सूची अभी हम आपको दिखलाएंगे जो 9 पदक भारत ने अपने नाम किया है। लेकिन सवाल यहां पर एक ये भी बनेगा कि इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो इसमें अगर हम देखें शीर्ष देशों को, तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर, फिर ईरान, फिर तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान, फिर अजरबैजान और उसके बाद जापान रहा है। ये चीज ध्यान रखिए, टॉप 5 में ये सारे देश हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये स्लाइड को, जिसमें हमने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो भारतीय पहलवानों ने पदक जीता है, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ये नाम यहां पर आपके बीच हमने रखा है। देखिए ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिता में बहुत सारे खिलाड़ी अवार्ड जीतते हैं, पुरस्कार जीतते हैं। लेकिन आपको इस बात को भी भूलना नहीं है कि एग्जाम में प्रश्न का रूप ये लेती है। जैसे मान लीजिए कोई यही आपसे पूछ लिया गया, यहां पर ये नाम आपसे पूछा जाएगा और किस वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता, या फिर ये वर्ग भी पूछा जा सकता है। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जब आप प्रश्न पत्र को देखेंगे तो प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये चीजें पीडीएफ में हमने डाल दिया है, वहां पर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए 9 पदक जो भारत को मिला है। और पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा, तो 7वें स्थान पर रहा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा घोषित किया गया है आधिकारिक तौर पर। और ये विधानसभा पेपरलेस भी होगी। यहाँ पर नेवा जो एक खासकर एक जो नेवा जो कार्यक्रम है, यहाँ पे जो सर्विस है, इसको लेकर हम चर्चा फिर कभी करेंगे, ये यहाँ पर लागू हुई है। तो ऐसे में ध्यान रखिए पहली विधानसभा बनी है। राइट आंसर है दिल्ली विधानसभा, जो अभी हाल ही में पूरी तरह से ये पहली विधानसभा बनी है जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। और डिटेल में इसको यहाँ पर देखिएगा, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली विधानसभा जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली अभी हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः यानी कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित या फिर चलित विधानसभा घोषित हुआ आधिकारिक तौर पर। आपको ध्यान रखना। और यह पहल जो है, यह दिल्ली सरकार की हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी अभियान का हिस्सा है, जिसमें विधानसभा भवन की छतों पर 500 मेगावाट का, अगर हम इसे गीगावाट में कन्वर्ट करें तो 0.5 गीगावाट क्षमता का सौर पैनल लगाया गया है। और एक चीज समझिएगा, यहाँ पर सौर पैनल की जो हम बात कर रहे हैं, इसी से यह पॉसिबल हो पाया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना, भारत सरकार का एक लक्ष्य है, हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 50% जो ऊर्जा आवश्यकता है, अपनी पूरी आवश्यकता का 50% नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पहल इसमें काफी मददगार साबित होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। साथ ही साथ नेट जीरो का जो भारत सरकार का लक्ष्य है, उस दृष्टिकोण से भी ये पहल काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें योगदान करेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इस परियोजना की अगर हम बात करते हैं जो खास करके यहाँ पर संचालित हुई है, इसको लेकर ध्यान रखिए, यहाँ पर नेट मीटरिंग की भी सुविधा शामिल की गई है दिल्ली विधानसभा में। अब ये एक्चुअली है क्या, इसको समझिएगा। जहां पर जिसमें अतिरिक्त बिजली अगर होता है, बचता है, तो ग्रिड को वापस भेजा जा सके, ऐसा सक्षम बनाया गया है। यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खास करके 500 मेगावाट बहुत होता है बिजली, तो यहाँ पर अतिरिक्त बिजली को वापस भेजा जाएगा ग्रिड में, ये ध्यान रखिए। और यह न केवल बिजली की बचत करेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक खास करके मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी जो कार्बन उत्सर्जन की हम बात कर रहे थे, 2070 का लक्ष्य है भारत सरकार का, और भारत सरकार का कोई भी राष्ट्रीय लक्ष्य है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, अभी रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था इस तरह का प्रश्न बिहार सरकार को लेकर। बिहार सरकार ने इसे संशोधित करते हुए भारत सरकार के ही अनुरूप किया है 2070। चलिए 7वां प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर $50 मिलियन लगभग 4 अरब रुपए का इनाम घोषित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ध्यान रखिए, अभी हाल ही में ये जो राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अचानक से ऐसा क्या हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार को इस तरह का घोषणा करना पड़ा। हालांकि पहले से घोषित था, लेकिन अब एक विस्तृत तौर पर ये राशि पहले 25 मिलियन थी, अब लेकिन इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का
इनाम घोषित किया है। दरअसल आरोप उन पर क्या है, तो अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स तस्करी, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। देखिए यहाँ पर आरोप यह भी है, खास करके अमेरिकी जांच एजेंसी की तरफ से जो बातें निकल कर आई है, रिपोर्ट जो कहती है, वही चीज आपके बीच हमने रखा है कि यहाँ पर वेनेजुएला के रास्ते आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक साल करीब 250 मीट्रिक टन ये ड्रग्स की तस्करी की जाती है। और इस चीज को हवाला देते हुए अभी हाल ही में ये इनाम की घोषणा की गई है और ये अपराधी करार दिया गया है। देखिए इससे पहले 2020 में 25 हम बतला रहे थे, 25 नहीं बल्कि 15 होगा, 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है और बहुत बड़ी रकम होती है। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यह कदम अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है। और ये बड़ी संख्या में, ये जो खास करके रिपोर्ट कहती है कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्रग्स की इस रास्ते से वेनेजुएला होते हुए ड्रग्स की तस्करी होती है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये किया गया। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं निकोलस मादुरो की तस्वीर में आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये एक कथन वाला प्रश्न है विश्व खेलों से। देखिए इंपॉर्टेंट है। विश्व खेल यानी कि द वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके बीच है और सभी कथनों को एक एक करके पहले हम पढ़ते हैं। देखिए 12वें विश्व खेलों का जो आयोजन है ये 7 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक चीन के चेंगडू शहर में आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल ये सत्य है, 12वां संस्करण है और इस अवधि में यहाँ पर एक्चुअली शुरुआत इसकी हो चुकी है। ये चाइना का एक शहर है चेंगडू, यहीं पर ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। और दूसरा है कि यह पहली बार है जब चाइना इसकी मेजबानी किया है या फिर मेजबानी कर रहा है, ये पहली बार है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तीसरा कथन यहाँ पर है कि विश्व खेलों में ऐसे खेल को शामिल किया जाता है या फिर ऐसे खेल इसमें शामिल होते हैं जो आमतौर पर यानी कि जनरली आपको ध्यान रखना ओलंपिक खेलों का वे खेल हिस्सा नहीं होते, वैसे खेलों को इसमें जनरली शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैसे खेल ही शामिल किया जाता है जो सामान्यतः ओलंपिक खेल का हिस्सा नहीं होते हैं, मोस्टली वैसे खेल होते हैं। तो तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। और विकल्प या फिर प्रश्न यहाँ पर क्या कुछ पूछा गया, कौन सा विकल्प जो है वो सही है, तो सही विकल्प की हमें पहचान करना है। सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। यहाँ पर उतना हम डीप में नहीं जाएंगे। प्रतियोगिता जब संपन्न होगी 17 अगस्त को, उसके बाद इसको लेकर हम तमाम जानकारी एक बार पुनः से आपके बीच लेकर आएंगे। फिलहाल इतना यहाँ पर्याप्त है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। खाद्य एवं शांति के लिए पहले एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से निम्न में से किन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए इसमें जो विकल्प आपको दिख रहा है राइट आंसर होगा एडे मोला ए एडे नले, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये पहली बार है जब ये पुरस्कार से किन्हीं को सम्मानित किया गया है। और एमएस स्वामीनाथन की हम बात करें तो भारत में इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। हमने आपको बताया कि इस पुरस्कार का अगर हम बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि खाद्य सुरक्षा, शांति और सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में योगदान देने वाले लोगों को लेकर मतलब उनको दिया जाता है। और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। और यह पुरस्कार भारत के महान कृषि वैज्ञानिक जो हम बतला रहे थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में शुरू किया गया है। अभी रिसेंटली 7 अगस्त 2025 को ये पुरस्कार जो है ये शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में खास करके जो इनका 100वां जन्मदिन मनाया गया, आपको ध्यान रखना, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और यहाँ पर ये पहला पुरस्कार प्रोफेसर एडे मोला ए एडे नले जो नाइजीरिया के हैं इन्हें सम्मानित किया गया, जो तस्वीर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने उन जगहों पर टिकाऊ खेती के लिए काम किया जहां खेती करना बहुत कठिन होता था। और ये पुरस्कार शुरू करके मुझे लगता है पहले होना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और बहुत अच्छा है। ठीक है, तो भारत की एक प्रकार से इसको लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 7 अगस्त 2025 को 11वां अंतरराष्ट्रीय या फिर 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया है। ये यहाँ पर एक कथन है, ये बिल्कुल सत्य है। और इस अवसर पर भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय ने या फिर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स नामक एक मोबाइल रिटेल पहल शुरू किया। देखिए इस अवसर पर जो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, बिल्कुल ये पहल शुरू किया गया हार्ट ऑन व्हील्स।
विकल्प नंबर जो कथन नंबर 2 है ये सत्य है। और तीसरे की बात करें तो यह पहल का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों को मोबाइल रिटेल वैन के जरिए, मोबाइल वैन आई होप समझ रहे हैं, इसके जरिए सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना और बुनकरों को बाजार से जोड़ना, ये उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में ये सेवा शुरू हुई या फिर ये पहल शुरू हुई। तो तीनों जो कथन इस संदर्भ में लिखा गया हथकरघा दिवस को लेकर, एक्चुअली 7 अगस्त 2025 को ये 11वां हथकरघा दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय स्तर का हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सभी कथन सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर यह प्रश्न हाल ही में सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम का कौन सा संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। देखिए सी लीड्स सेकंड या फिर ये द्वितीय कार्यक्रम था, इसलिए यहाँ पर सेकंड लिखा गया है, ऐसे में ध्यान आपको रखना है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर इस प्रश्न में भी थोड़ी मिस्टेक हमें नजर आ रही है, हालांकि गौर से इसे देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे सेकंड लिखा गया है तो ये दूसरा संस्करण ऐसे ही यहाँ पता चल रहा है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, कई बार यहाँ पर जैसे मेरे से गलती हुई है प्रश्न को सेट करते हुए, तो कई बार ऐसा होगा कि आंसर जो होगा प्रश्न में ही छुपा रहता है कहीं पर। तो ये दूसरा संस्करण जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी है इनके द्वारा भी हाल ही में किया गया। अब ये खास करके कार्यक्रम की जो बात हो रही है, आइए इसको लेकर हम चीजों को थोड़ा समझते हैं। सी लीड्स सेकंड कार्यक्रम यानी कि द्वितीय जो संस्करण है, ये यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया कंट्री ऑफिस द्वारा आयोजित एक प्रमुख क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग पहल है। ये ध्यान रखें, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रकार से ये प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिला नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासकों को सशक्त बनाना है। उसे पहले की तुलना में जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उदाहरण आप बोल सकते हैं। अभी दूसरा संस्करण 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा लॉन्च किया गया। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर एक आंकड़े आपके बीच हमने रखा है। देखिए इसी में ये बातें निकल कर आई है कि हाल ही में पारित हुए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, इसकी पृष्ठभूमि में आयोजित सी लीड से द्वितीय ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब इस जो खास करके अभी ये लॉन्च हुई या फिर ये प्रावधान जो किया गया है, इस दृष्टिकोण से ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर हमने लिखा है। एक चीज और हमने यहाँ पर मेंशन किया है महिलाओं को लेकर, ध्यान रखिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में आयोजित हुआ था और तमाम जानकारी इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो में हमने आपको दिया था। यहाँ पर एक्चुअली हम ये बतलाने जा रहे हैं कि 18वीं लोकसभा में आपको ध्यान रखना 14% जो संसद है ये महिलाएं हैं, और ये डेटा आप ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट की वजह से या फिर इस कार्यक्रम की वजह से ये खबरों में आई है, तो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। इतनी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने इटली की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में अधिग्रहित कर एक ऐतिहासिक वैश्विक सौदा किया है। जो अधिग्रहण किया गया है 34,600 करोड़ रुपए में, जो खास करके यहाँ की कंपनी है इटली की, नाम क्या है इवेको ग्रुप, और भारत की कंपनी जो टाटा मोटर्स है इन्होंने अधिग्रहण किया है। तो यहाँ पर आज के इस क्लास में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच हमने रखा, और जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे इसका टेस्ट एकदम फ्री में एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, आप लोग उसे जरूर लगाइएगा। चलिए यहाँ पर हम आते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न पे, इसका आंसर आप सभी को करना है। साथ ही हमें यह भी बतलाना है कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है और बिहार में इसकी संख्या कितनी है, दोनों संदर्भ में आप जरूर लिखेंगे। अच्छा, जो ऑफर को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे थे, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा राखी, और आपको तमाम कोर्स में, करेंट अफेयर्स कोर्स में जो बिहार के सभी एग्जाम के लिए है, आपको यहाँ से मदद मिल जाएगी। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है, आपको दोबारा किसी सोर्स पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स को लेकर कोई भी शिकायत है, कोई भी समाधान चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें हम यहाँ पर दे रहे हैं हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इसके अतिरिक्त बीपीएससी वाला कोर्स है, टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, समय पर आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, और बीपीएससी मेंस का ये वाले कोर्स लॉन्च भी है। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। अगर मेंस एग्जाम को लेकर मटेरियल टेस्ट सीरीज आदि चाहिए तो इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के इस क्लास का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 300 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या फिर आ रही सीरीज से आपको हेल्प हो रही है, दोस्तों सहपाठियों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले। जिस प्रकार से आप लोग मुझसे मोटिवेशन लेते हैं, तो लाइक अगर करेंगे तो हमें भी आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।